हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी 91 की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करने चल रहे हैं, पॉलिटी का निचोड़, जो कि 5 घंटे लगातार 5 दिन की बेहतरीन टॉपिक, एक से बढ़कर एक टॉपिक आपको मिल रही होगी। लगभग आपके आज चौथा दिन है और चौथे दिन में आज के चौथी टॉपिक है। उस टॉपिक में मैं आपको बता देता हूं क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है आज के वीडियो में। सबसे पहले मिलेगा सूचियां और संघ राज संबंध से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, संसदीय समितियों से क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, सूचना का अधिकार से क्वेश्चन मिल जाएगा, राज्यपाल से कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय से लगभग 14 क्वेश्चन, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन की बेहतरीन श्रृंखला आपके सामने लेके आया हूं। तो सभी लोग क्लास को अटेंड करिए और इस क्लास का आनंद लीजिए। आइए कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। आप देख सकते हैं एक नई पहचान अपनी हिंदी नाम से एक बुक लॉन्च की गई है। बिल्कुल इस बुक को आप ले सकते हैं, मात्र 299 रुपए में इस बुक को आप ले सकते हैं। तो इसमें देखिए खास बात यह है कि इसमें है 5000 आपके अभ्यास, 5000 प्लस आपके क्या है इसमें अभ्यास प्रश्न है। सबसे बड़ी खास बात यह है क्योंकि अभ्यास आपको ही बहुत आगे ले जाता है ना। तो चलिए आइए थोड़ा सा हम आपको कुछ और चीजें बता दें। जो क्लासेस आपकी चलती हैं, क्लासेस जो शेड्यूल, न्यू शेड्यूल है आपका, इस क्लासेस पर आप आके अपनी क्लास को अटेंड करें। देखिए 7 बजे आपकी चलती है करंट अफेयर, जो कि आपकी लगभग 10 मिनट की क्लास होती है, 10 मिनट, जो कि नितिन सर आपको एक वीडियो इसमें जरूर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, 8 बजे आपकी करंट अफेयर की क्लास है, जो कि मेरे साथ आप बेहतरीन तरीके से जुड़े रहते हैं। उसके बाद 9 बजे ज्योग्राफी क्लास आपकी चलती है, जो कि सतीश सर आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं। उसके बाद जीके जीएस, जो कि अमरीश सर आपको बेहतरीन तरीके से जीके जीएस की श्रृंखला को समझाते हैं, बताते हैं। उसके बाद फिर आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, अगर यूपी पुलिस वन रक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 12 बजे आपको रीजनिंग क्लास आपकी चलती है। 1 बजे आपकी पॉलिटी क्लास चलती है, जो कि डेली हमारे साथ आप जुड़ते हैं, है ना। उसके बाद आपके 3 बजे 2 बजे यानी कि 2 बजे आपकी मैथ की क्लास आपकी चलती है, जो कि AK सर पढ़ाते हैं। अगर बात आ जाए SSC CGL एंड CPOSI, जो भी प्यारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये रीजनिंग उनकी क्लास 3 बजे है। 4 बजे उनकी मैथ की क्लास है। 5 बजे जीके जीएस की क्लास है, जो कि अमरीश सर पढ़ाएंगे इसको। और 9 बजे आपको इंग्लिश क्लासेस है। क्लासों को इस टाइमिंग पे आकर आप अटेंड कर सकते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6 बजे आपकी CDP की क्लास चलती है और 7 बजे आपकी संस्कृत क्लास चलती है। इस क्लास को भी आप अटेंड कर सकते हैं। इसके बाद TGT, PGT, LT, KVS, NVS की बात किया जाए तो 8 बजे आपको नितिन सर के साथ मुलाकात होती है। आपकी हिंदी की क्लास चलती है, जो कि बेहतरीन तरीके से सभी एग्जामों के लिए आपका वैल्यूएबल होता है। तो सभी को नमस्कार, स्वागत है सभी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए भैया आपसे क्या कह रहा है कि संविधान के, ध्यान से समझिएगा, कह रहा आपका संविधान के किस प्रावधान में, यहां से क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा आपका संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता। मेरे प्यारे भाई बताइए, कह रहा संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार, यानी कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। भैया किस आर्टिकल में ये बातें आपकी किया गया है, कर लगाना और एकत्रित करने वाली बात मेरे भाई पूछ रहा है। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 265 है, आर्टिकल 266 है, आर्टिकल 300 है, या आपका आर्टिकल 368 है? अगर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि क्या है आपका राइट आंसर। लेकिन हम आपको इससे पहले बता देते हैं, जो आर्टिकल आपका 265 है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 265, अनुच्छेद 265 क्या कहता है? ये कहता है भैया विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही आपका एकत्रित किया जाता है। ये संविधान के आर्टिकल 265 में ये बातें करता है ना। चलो, और आर्टिकल 368 किसकी बात करता है? 368 संविधान संशोधन है। आर्टिकल 368 में, 368 में मेरे प्यारे भाई क्या है इसमें? संविधान संशोधन। क्या है? संविधान संशोधन। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप जरूर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई? कह रहा है संघ सूची में विषयों की संख्या आपका कितना है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कह रहा आपका संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? आप बिल्कुल बताइएगा। क्या हो जाएगा भैया? आपका 97 है, 102 है, 82 है, या आपका 89 है? तो संघ सूची की बात कर रहा मेरे प्यारे भाई। संघ सूची, जैसे कि आपको टॉपिक में मिला होगा कि सूचियों से क्वेश्चन होंगे आपके, तो संघ सूची में आपके कितने विषय हैं? यही आपसे कह रहा है। 97 है, 102 है, 82 है, या आपका 89 है? तो बिल्कुल आपको पता होगा भैया संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी? आपकी 97 विषय है। इसको आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। कितने हैं संघ सूची में? आपके 97 विषय। तो आइए सूचियों की थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं। देखिए अगर सूचियों की बात करेंगे, 3 सूची, जैसे एक होता है भैया आपका संघ सूची। क्या है? एक आपका संघ सूची
और दूसरा क्या है आपका राज्य सूची, क्या है राज्य सूची, और जो तीसरा है वो क्या है आपका समवर्ती सूची। क्या मेरे प्यारे भाई, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इसको आप याद करिएगा। इसमें देखिए जो संघ सूची होता है, संघ सूची, इसमें कुल कितने विषय आपके दिए गए हैं, 97 विषय दिए गए हैं। कितने भैया, 97 विषय। पहले कितने विषय था आपका, पहले कितने विषय था, पहले आपका 100 विषय था। कितना भैया, पहले 100 विषय था। इसके बाद अगर राज्य सूची की बात करेंगे, राज्य सूची में आपके विषयों की संख्या आपका कितना दिया गया है, बिल्कुल आपको पता होगा। और समवर्ती सूची में, राज्य सूची में आपके 61 विषय दिए गए हैं। कितने भैया, 61 विषय। जबकि समवर्ती सूची की बात करेंगे, समवर्ती सूची में कितने विषय आपके दिए गए हैं, 52 विषय दिए गए हैं। तीनों के तीनों आप मेरे प्यारे भाई आप याद रख लीजिएगा। इन तीनों सूचियों का डिवाइडेशन आपका किया गया है। और ये समवर्ती सूची जो है ना, ये समवर्ती सूची की बात करेंगे, इसमें केंद्र और राज्य मिलकर दोनों आपके काम करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 97, 61 और 52। ठीक है ना, 52, 61, 97। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है भैया संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना आपका किया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। हम लोग डिटेल में चीजों को पढ़ रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है आपका संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना आपका किया गया है, किस आर्टिकल के तहत आपका किया गया है। ये बेहतरीन तरीके से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा। आर्टिकल 168 से 171 के बीच, आर्टिकल 268 से 293 के बीच, 278 से 291, 289 से 295 के अंतर्गत। तो बताइए संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की जो विवेचना आपका किया गया है, ये आपका किसमें किया गया मेरे प्यारे भाई। तो आपको बिल्कुल पता होगा, एक है आपका आर्टिकल 268। कौन सा, आर्टिकल 268 से 293 के अंतर्गत। बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई। कह रहा है आपका आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 के अंतर्गत जो है संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के क्या किया गया है, विवेचना किया गया। भाई बिल्कुल याद कर लेना, किसके किसके बीच आपका, यानी कि संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आपसे आ सकता है ना। तो यह आपके विवेचना आपका किया गया है 268 से 293 के अंतर्गत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह कह रहा है आपका कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता। मेरे प्यारे भाई देखिएगा, ये कह रहे संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और न ही आपका एकत्रित किया जा सकता है। मेरे प्यारे भाई फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कह रहा है आपका आर्टिकल 265 है, 266 है, 300 है या आपका आर्टिकल 368 है। फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे भाई। तो क्या हो जाएगा, आर्टिकल 265 की बात करता है। कौन सा है आपका आर्टिकल 265। और आर्टिकल 265 में क्या बताया गया है, यानी कि संविधान में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही आपका एकत्रित किया जाता है। ये संविधान के आर्टिकल 265 में ये बातें आपका करता है ना। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब से लागू हुआ है। फटाफट बताइएगा। ये कह रहा है आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आपका कब से लागू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप जवाब दीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल आपको पता है कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आरटीआई। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसको क्या बोलते हैं, आरटीआई। याद कर लेना, राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि क्या है आपका सूचना का अधिकार। क्या है, सूचना का अधिकार। ठीक है, सूचना का अधिकार जो आरटीआई है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन है यानी कि सूचना के अधिकार की हम बात करेंगे, ये आपका कब आया था, ये एक्ट आपका कब बना था, ये 2005 में ये एक्ट बना था। कब बना था भैया, 2005 में ये आपका एक्ट बना था। तो बिल्कुल याद रखना मेरे प्यारे भाई, कब बना था, 12 अक्टूबर 2005 की ये बात है। इसमें भैया 12 अक्टूबर 2005 की बात है और 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम आपका बना था। तो बिल्कुल इसको आप जरूर आप याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं थियरी वाला, जो आपकी टॉपिक है थियरी का, वो थियरी आपकी डेली 1 बजे क्लासेस चलती है और इस 5 दिन की 5 क्लास में 5 घंटे की क्लास में पूरी टॉपिक को कवर किया जा रहा है। इस प्रैक्टिस को किया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यह कह रहा है आपका सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है, बताइए। कह रहा सूचना का अधिकार में से कौन सा आपका सही है। कह रहा यह एक राजनीतिक अधिकार है। क्या है भैया, यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विधिक अधिकार है, या यह एक सामाजिक अधिकार है, बताइएगा। कह रहा सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है। फटाफट कमेंट करके हमारे सभी पैरा स्टूडेंट बता देंगे भैया क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो एक ऐसा अधिकार है भैया, अगर हम सूचना के अधिकार की बात करेंगे, कैसा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है। तो भैया एक्ट बनाया गया, तो एक्ट कैसा बनता है, कानून से ही ना। तो जो कानून है ये आपका कैसा हो जाएगा, विधिक अधिकार है। कैसा है भैया, यह एक कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे, आप इस क्वेश्चन को याद कर ले जाएंगे। आरटीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यह एक क्या है, विधिक अधिकार है। तो यह राजनीतिक अधिकार नहीं है भैया, यह एक संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, सामाजिक अधिकार भी नहीं है, यह क्या है आपका विधिक अधिकार है। इसको आप जरूर से जरूर, कानूनी अधिकार है भाई, तो आप आरटीआई आप मांग सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि सूचना का अधिकार आपके पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे भाई। देखिए आपसे क्या कहता है। कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लोकसभा का विशुद्ध संसदीय समिति आपका कौन सा है। लोकसभा का विशुद्ध संसदीय समिति आपका कौन सा मेरे प्यारे भाई, बताइएगा क्या हो जाएगा आपका। कह रहा है प्राक्कलन समिति है, या आपका लोक लेखा समिति है, लोक उपक्रम समिति है, या आपका याचना समिति है। आपको बिल्कुल पता होगा विशुद्ध संसदीय समिति की बात कर रहा है भाई, तो आपका क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। कौन सा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा। प्राक्कलन समिति मेरे प्यारे भाई इसको याद करिएगा, जो आपकी प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति में अगर हम चर्चा करेंगे तो बताइएगा कितने टोटल सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के टोटल 30 सदस्य होते हैं। लोकसभा के सभी 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य मेरे प्यारे भाई, सभी 30 सदस्य होते हैं, सभी 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप क्या करेंगे, याद कर ले जाएंगे। इसके बाद आता है लोक लेखा समिति का। तो ये लोक लेखा समिति में भैया आपके लोकसभा से कितने होते हैं, आपके 15, जबकि जो राज्यसभा है, राज्यसभा से कितने होते हैं भैया, आपके 7। तो टोटल लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, आपके 22 सदस्य होते हैं। दोनों के दोनों याद रखिएगा। तो लोकसभा का जो विशुद्ध संसदीय समिति है वो आपका कौन सा है, ये प्राक्कलन समिति है। कौन सा, प्राक्कलन समिति है। आइए देखते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हुआ है मात्र 999 रुपए का। इसमें अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आसानी से इससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट बैच की न्यू बैच स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, यह कह रहा है आपका भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला क्या है। संसदीय प्रणाली की आधारशिला बता दो भैया, यह इसकी आधारशिला क्या है। कह रहा आर्टिकल 74 1 में है, आर्टिकल 75 1 में है, या आर्टिकल 74 2 में है, आर्टिकल 74 3 में है। बताइएगा भारत के संविधान में जो आपका संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला मेरे प्यारे भाई बताइएगा किस आर्टिकल में ये बात आपका करता है, किस अनुच्छेद में आपका बताया गया है। तो देखिएगा संसदीय प्रणाली की बात करें, जो संसदीय प्रणाली सरकार की आधारशिला रखी गई है, यह संविधान के आर्टिकल 74 1, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा याद करिएगा। कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 74 1 की बात कर रहा है। और आर्टिकल 74 1 में जो है संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला की बात आपकी की गई है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपसे क्या कर रहा है, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है, बता दो जल्दी से। देखो मैं इसको जो है प्रैक्टिस आपको कराया हूं, 1 बजे वाली क्लास में बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराया, थियरी पढ़ाया हूं। इसका आपको प्रैक्टिस करना और देख के ही आंसर लगाना है, तुरंत देखते ही आप सही कर जाओगे। बता दो मेरे प्यारे भाई, ये कह रहा है आपका संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। देखिए अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो संसद का एक वीडियो पड़ा होगा, संसद का 1 बजे वाली क्लास में संसद का वीडियो, उस संसद की वीडियो को आप डिटेल में चीजों को समझ लीजिएगा। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं सब क्वेश्चन आप देखते ही कर जाओगे, ठीक है।
देखिए ये क्या कह रहा है, संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता भैया क्या है, कह रहा कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होता है, या कार्यपालिका लोगों के प्रति आपका उत्तरदायी होती है, या कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, या संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इस क्वेश्चन का सभी लोग ध्यान से इसका जवाब देंगे और बताएंगे मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए संसदीय सरकार की जो एक प्रमुख विशेषता है, उसकी विशेषता क्या है कि जो संसद के प्रति यानी कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है भाई, ये बिल्कुल याद रख लेना। ये क्या है कि संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, इसको आप याद रखना। जो संसदीय सरकार की क्या है भैया, प्रमुख विशेषता आपकी है, ठीक है। तो देखिए संसद की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संसद की बात कर रहा है। तो संसद के बारे में आइए थोड़ा सा हम चीजों को जान लेते हैं, ठीक है। तो इससे हम संसद की बात करेंगे, इधर देख लीजिएगा, ये हो गया क्या आपका संसद, क्या संसद। एक ही क्वेश्चन आपसे यहां से बनेगा, 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। संसद के आपके 2 सदन है, एक है आपका राज्यसभा, ठीक है, याद कर लेना शॉर्ट ट्रिक्स में, और एक का है आपका लोकसभा, इसमें बात किया गया है। जो संसद है आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आपका आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में ये बातें आपकी की गई है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र बता दो जल्दी से, फटाफट बताइए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, बताइए कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, बता दीजिए। क्या हो जाएगा भैया, आपका 64 है, 75 है, 80 है, या आपका 70 है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं, क्वेश्चन का सभी लोग बेहतरीन तरीके से जवाब दीजिएगा, ये आपका क्या राइट हो जाएगा, ठीक है ना। कितने आपके संसदीय क्षेत्र है भैया, तो कितने हैं लोकसभा के, लोकसभा के कितने भैया, 80 संसदीय क्षेत्र है। कितना भैया, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की तो कितना बता देंगे, 80 है। वही उत्तर प्रदेश की बात देखिए, 2-3 क्वेश्चन इससे मैं सेट करूंगा। सबसे पहले आप थोड़ा उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से आर्ट एंड कल्चर दोनों मिला के बता दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन सही करना है यार आपको बस एग्जाम में। देखिए बात कर रहा है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का आपका सीटें हैं कितना है भैया, आपका 80 है, ठीक है। जबकि अगर लोकसभा होता क्या है, तो आपको बिल्कुल पता है ये क्या है, संसद का निम्न सदन होता है, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। संसद का क्या होता है, ये निम्न सदन होता है, ठीक है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना मेरे प्यारे भाई, 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों का होता है। तो देखिए संसद का निम्न सदन आपका क्या कहलाता है भैया, आपका लोकसभा कहलाता है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का भैया, 5 वर्षों का इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा बात करें लोकसभा की और कुछ बातें, तो बताने ना लोकसभा अध्यक्ष कौन है। देखिए जितने क्वेश्चन बनते उतना हम पूरा बताएंगे। ये कह रहा है आपका लोकसभा अध्यक्ष बता दो वर्तमान समय में कौन है और पहले कौन थे। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम पहले की बात करेंगे, पहला तो पहले कौन थे भैया, तो जीवी मावलंकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सुने हैं कि नहीं, बिल्कुल सुने होंगे यार। क्या नाम है इनका, जीवी मावलंकर, ये आपके पहले लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जबकि अगर वर्तमान समय पूछेगा, वर्तमान समय में कनेक्ट करके याद कर लेना कि वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान समय में आपके लोकसभा अध्यक्ष कौन है भैया, ये आप थोड़ा सा याद करिएगा। तो वर्तमान समय में जो आपके लोकसभा अध्यक्ष है उन कौन भैया, उनका नाम क्या है, ओम बिरला, क्या, ओम बिरला। तो ऐसे क्वेश्चन को केवल आप सही कर पाओ क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से टॉपिकों के कंटेंट को आप देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चले, मजा आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही लगातार यार प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में बिल्कुल कर जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है आपका भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित होती है। तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है ये आपका किससे प्रभावित होती है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, या आपका आयरलैंड से, बताइए फटाफट जल्दी से। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली है, ये संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है भैया, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में भी, ठीक है।
तो ये संसदीय जो प्रणाली है किससे प्रभावित है? आपका इंग्लैंड से प्रभावित है। किससे मेरे प्यारे भाई? इंग्लैंड से प्रभावित है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कराया है। आपको थियरी वाली क्लास में आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, देखते ही आप कर जाएंगे। तो ये इंग्लैंड से, भारत की जो संसदीय प्रणाली है किससे संबंधित है? आपका किससे प्रभावित है? आपका इंग्लैंड से प्रभावित है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है? आपका संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे आ गया, कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली की बात। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है यह सबसे पहले आपके सर्वप्रथम किस देश में आपका विकसित हुआ? भाई किस देश में विकसित हुआ? जल्दी से बता दो, किस देश में आपका विकसित हुआ है? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या आपका स्विट्जरलैंड में? क्वेश्चन नंबर 12 आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? विकसित वाला पूछा, किस देश से विकसित हुआ है, ठीक है। तो जो आपका संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली वो किस देश से आपका विकसित है भैया? आपका ब्रिटेन से विकसित है। कहां से भैया? ब्रिटेन से इसे यानी कि सर्वप्रथम यानी कि आपका ब्रिटेन देश से क्या है, यह आपका विकसित हुआ है, और जिसका नाम क्या है भैया? आपका संसदीय शासन प्रणाली। इससे क्वेश्चन आगे आएगा, हम आपको बताएंगे संसदीय शासन प्रणाली से क्या क्या क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है आपका भारतीय संसदीय प्रणाली की ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, ध्यान से समझिएगा, कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, या सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, या द्विसदनी विधायिका है, या न्यायिक पुनर्विलोकन की क्या है प्रणाली है। तो देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में जो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से यह आपका इस बात से भिन्न है भैया। किससे भिन्न है? एक बार फटाफट जल्दी से बता दीजिए किससे आपका भिन्न है भैया। तो बिल्कुल पता होगा किससे भिन्न है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली नहीं है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली इसी से भिन्न है, ठीक है। जबकि जो वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका दोनों में है, और सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली भी है, द्विसदनी विधायिका भी है, लेकिन न्यायिक पुनर्विलोकन वाली जो प्रणाली है वो सबसे आपका अलग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं भाई क्या कह रहा है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में आपके सही हैं? कौन से कथन भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में सही है? आप देख लीजिए। कर आपका भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, या संविधान में प्रधानमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए आपका विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है ना, नियुक्ति के लिए विशेष प्रक्रिया नहीं होती है, या वह किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं जो उसके साथ सहयोग करने से मना कर देता है, या वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं। तो बताइए मेरे प्यारे भाई आपका क्या हो जाए, कौन से कथन भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में आपका सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है भैया? तो आपको बिल्कुल पता होगा। देखिएगा ये क्या कह रहा है, आपका भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद कह रहा है कि वह किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं जो उसके साथ सहयोग करने मना करते हैं, बिल्कुल भैया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है, वह किसी भी समय राष्ट्रपति से लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं, यानी कि यह ऑप्शन देखिए भैया आपका 1, 3, 4 आपका राइट हो जाएगा, 1, 3, 4, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखो भैया क्या कह रहा है। अभी देखिए आप हिंदी नीतीश सर के साथ पढ़ सकते हैं, टॉप फिलिंग स्कोर है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण। इसमें खास बात क्या है आप देख सकते हैं, 130 प्लस आपकी वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, एक के साथ 3000 प्लस आपकी क्विज प्रैक्टिस भी कराए जा रहे हैं, ऑफलाइन डाउनलोड सिस्टम भी है आपका। तो बेहतरीन तरीके से क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। नितिन सर का इस बैच में अगर आपको ज्वाइन होना है तो ये ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया। क्या कह रहा है, कह रहा उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या राज्यसभा है, बताइए। कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश की संसदीय सीटों की संख्या क्या है भैया, संसदीय सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है, संसदीय सीटों की संख्या। तो आप क्वेश्चन में फटाफट जवाब दीजिएगा भैया कितना है आपका, तो आपको बिल्कुल पता है, यानी कि
संसदीय सीटों की संख्या किसकी, राज्यसभा की पूछ रहा है, राज्यसभा की भैया, राज्यसभा की। बिल्कुल कंफ्यूजन ना होना, तो भैया बिल्कुल बता देना। ये क्वेश्चन यार देखते ही आपको कर जाना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये 31, कौन सा भैया 31, और आपका 31 क्या है, इसमें उत्तर प्रदेश में आपकी राज्यसभा की सीटों की संख्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखेगा। अब देखिए बात राज्यसभा की याद है, राज्यसभा के बारे में 2-4 पॉइंट आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे बात आती है किसकी, राज्यसभा की, किसकी बात आती है मेरे प्यारे भाई, राज्यसभा की बात आती है। तो राज्यसभा होता क्या है इसके बारे में आप समझिएगा, ठीक है। ये क्या है, ये संसद का उच्च सदन होता है, संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है, संसद का उच्च सदन होता है, ठीक है, संसद का उच्च सदन होता है, जो संविधान के आर्टिकल 81 में है। संविधान के आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख आपका किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पता होगा, ये सरल है। ये आप 81 में इसको 80 करिए, 80 है ना, 80 करिएगा। 81 में तो लोकसभा हो जाएगा ना, 81 में तो लोकसभा हो जाएगा, 80 में क्या है आपका राज्यसभा। तो देखिए दोनों के ट्रिक के माध्यम से आपको बता दे, जैसे सरल, ठीक है, संसद आपका आर्टिकल 79 में है, राज्यसभा आर्टिकल आपका 80 में है, लोकसभा आर्टिकल आपका किस में है, 81 में है, सरल, ठीक है। तो आप याद करना संविधान का आर्टिकल 81 में। और क्या खास बात है, और बताइए क्या खास बात है। खास बात यह है कि इसका, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का, 6 वर्षों का होता है, और जितने सदस्य आपके इसमें पद धारण करते हैं उतने ही सदस्य क्या हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसको आप जरूर से जरूर याद रखेगा। चलिए कर ये संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है। तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास निहित होती है, संसद के पास निहित होती है, प्रधानमंत्री के पास निहित होती है, राष्ट्रपति के पास, या आपका नौकरशाही के पास, किसके पास होता है बताइए। तो आपको पता होगा कि संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो भैया ये प्रधानमंत्री के पास होता है। किसके पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है। तो आप बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। संसदीय शासन में जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास निहित होती है, तो प्रधानमंत्री के पास निहित होती है। क्वेश्चन को याद करना, क्योंकि कार्यपालिका शक्ति की बात कर रहे हैं भैया। कार्यपालिका को मैंने आपको फुल डिटेल में चीजों को समझाया होगा कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का कार्य क्या होता है ना। कार्यपालिका का कार्य आप समझिएगा। जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब होता क्या है, जो कार्यपालिका है यहाँ पर कानून को लागू किया जाता है, कानून को लागू किया जाता है, लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, जैसे पीएम आ जाएंगे, सीएम आ जाएंगे, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, ठीक है, और आपके उपराष्ट्रपति भी आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति, और कौन आ जाएगा भैया आपका कैग आ जाएंगे, कैग, ठीक है। जितने भी आपके सर्वोच्च पदाधिकारी हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, आपके कार्यपालिका के अंतर्गत आपके आते हैं। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसी के पास शक्ति निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भारत की संसदीय प्रशासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, बता दो एक बार जल्दी से। अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, कह रहा आपका न्यायिक समीक्षा है, सामूहिक उत्तरदायित्व है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, या वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका है। इस क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि जो संसदीय शासन प्रणाली है, इस संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय शासन में जो अंतर है, अंतर यही है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो न्यायिक समीक्षा वाली बात मैंने किया था। किसकी बात किया था, न्यायिक समीक्षा की बात। तो जो न्यायिक समीक्षा है ये इसके अंतर बिंदु यानी कि आपका है, तो बिल्कुल आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर बिंदु आपका क्या है, न्यायिक समीक्षा, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भैया, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप थियरी की क्लास मैंने जब लिया था तो एक क्वेश्चन को मैंने दिया था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से जवाब भी दिया था। तो इसका जवाब मेरे प्यारे भाई बताइएगा, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में आपका विकसित हुआ है।
किस देश में आपका विकसित हुआ? जल्दी से मेरे प्यारे भाई अगर जानते होंगे जरूर कमेंट करके इसको बताइएगा। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम आपका किस देश में शुरुआत हुआ है? ठीक है, किस देश में हुआ है? तो आपको बिल्कुल पता है यह आपका कहां पर हुआ मेरे प्यारे भाई? ब्रिटेन में। कहां पर हुआ है? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की अगर हम थोड़ा सा बात करें ब्रिटेन की, और ब्रिटेन में क्या किया? संसदीय शासन प्रणाली आपकी सर्वप्रथम आपका लिया गया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई क्या करेंगे? इसको याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए करण निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? बताइए कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? बता दो भैया। करा एक दुःसंशोध्य संविधान, राजनीतिक दल, एक स्वतंत्र न्यायपालिका या एक लिखित संविधान? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक है? क्वेश्चन नंबर 19 का बेहतरीन तरीके से आप जवाब दीजिएगा तो भैया क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 की हम थोड़ा सा बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कर संसदीय सरकार का एक अनिवार्य घटक क्या है भैया? तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक लिखित संविधान। क्या है भैया? एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और एक लिखित संविधान है। तो आपको बिल्कुल पता होगा। एक अनिवार्य घटक क्या है भैया? राजनीतिक दल। अगर कोई राजनीतिक दल नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन आप बताइएगा, अगर आपका राजनीतिक दल नहीं रहेगा तो संसदीय सरकार का कोई मतलब रह जाएगा? बिल्कुल राजनीतिक दल का इसमें होना जरूरी है। तो सेकेंड वाला ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके? बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें? सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। तो सरकार का वर्गीकरण संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर, राजनेताओं व नौकरशाहों के बीच संबंध के आधार पर, या लिखित एवं अलिखित संविधान के आधार पर, या कठोर या लचीला संविधान के आधार पर। तो सरकार का जो वर्गीकरण है ये संसदीय अथवा अध्यक्षीय रूप से किया जाता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच के संबंध के आधार पर ये यानी कि संसदीय तथा अध्यक्षीय रूप में आपका किया गया है। तो बिल्कुल आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। तो विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर ही यानी कि जो सरकार का वर्गीकरण है ये अध्यक्षीय रूप में आपका किया जाता है। तो बिल्कुल आप जरूर से जरूर मेरे प्यारे भाई आप क्या करेंगे? याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बता दो जल्दी। ये क्वेश्चन तो सभी को जवाब देना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही टपक पड़ता है ये। ठीक है ना, ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन आपको उठा के पूछ लेगा तभी 70% लोग गलत करके चले जाएंगे। इतना सरल पूछ लिया, इतना सरल पूछ लिया, बहुत सरल पेपर बनाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको याद होने वाली चीज है और याद कैसे होंगी? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, और बिना प्रैक्टिस के आपको चीजें याद नहीं हो सकती हैं। तो बताइए भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी या आपका राजेंद्र कुमार वाजपेयी? इनका सभी का नाम आपको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला यानी कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की भी बनी थी, उनका नाम क्या है भैया? सरोजिनी नायडू। क्या? सरोजिनी नायडू। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इनका जरूर से जरूर आप क्या करेंगे? इनको याद कर लेंगे। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति ये राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 155 के तहत आपका करता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? बता दीजिए जल्दी से। अनुच्छेद 362, 363, 368 या आपका 361? क्वेश्चन नंबर 22 का आप जवाब दे दीजिए भैया। तो क्या हो जाएगा आपका? श्रीमती। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदीय कार्य की बात है ना। तो भाई क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल 361 में। और आर्टिकल 361 में आपका प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान जो है ये आपका किया गया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इस चीज को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो के लिए एग्जाम शुरू हो गई है। टॉप 15 मॉक टेस्ट आपकी शुरुआत किया जा रहा है। तो बिल्कुल विथ वीडियो सॉल्यूशन ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इस बैच से आप जुड़ के आनंद ले सकते हैं वीडियो के टॉप 15 मॉक टेस्ट के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है।
राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विषयों पर राष्ट्रपति के सिफारिश आपका कर सकता है, बताइएगा। कर राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विषयों पर राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकता है, तो करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में, या राज्य विधानसभा के विघटन से, या राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने की घोषणा से। तो सही कूट का आपको चयन करना है मेरे प्यारे भाई। कूट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं। तो ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फटाफट एक बार जानते होंगे, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो आपको बिल्कुल पता होगा, राज्य में संवैधानिक मशीनरी ठप होने की घोषणा होने पर ही राष्ट्रपति सिफारिश आपका कर सकता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, केवल तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, तीसरे में क्या है आपका कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप होने की घोषणा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन कितना मेरे प्यारे भाई। राज्यपाल की वेतन की बात करा कर 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, या आपका 2.5 लाख रुपए महीने, ठीक है। तो बिल्कुल बताना मेरे प्यारे भाई, आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो क्या है, 3.5 लाख रुपए, कितना भैया, 3.5 लाख रुपए याद कर लेना। और 3.5 लाख रुपए के लिए आपका क्या किया गया था, राज्यपाल का वेतन आपका मिला है, बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, आप याद कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में आपका कहाँ मिलता है। तो देखिए ये कह रहा है यानी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भैया, राज्यपाल करेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे तो बिल्कुल कर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति वाली बात है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा भैया, आपका राज्यपाल करेगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट अप कर सकता है, किस आर्टिकल के तहत आपका करता है। तो आपको बिल्कुल पता होगा मेरे प्यारे भाई, एक आर्टिकल है आपको, कौन सा, आर्टिकल 164, कौन सा, आर्टिकल 164 के तहत भैया आपको क्या किया गया है, बिल्कुल देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित प्रावधान उल्लेख संविधान में आपका मिलता है आर्टिकल 164 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है भैया, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 171 में, 161 में, 173 में, या आपका 163 में, क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो भैया क्या हो जाएगा आपका, ये देखिएगा ये कौन सा हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त भैया कैसे आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 161 के तहत आपको क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया क्या करा राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता मेरे प्यारे भाई, बताइए। राज्यपाल को पद की शपथ जो है आपका कौन दिलाता है, तो बिल्कुल बताइएगा। तो राज्यपाल को पद की शपथ आपका कौन दिलाता है भैया, इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि इजीली क्वेश्चन है भैया। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो बिल्कुल याद रखना, राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश, और ये मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की भैया शपथ दिलवाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा भाई, करा कानून की समीक्षा किसके आधार पर न्यायपालिका करती है। जो कानून की समीक्षा है किसके आधार पर न्यायपालिका करती है, सरकार पर, संविधान, जनता, या आपका राष्ट्रपति। तो बिल्कुल भैया फटाफट कमेंट करके बता दीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 आप देख सकते हैं, ये आपसे क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 28, कानून की समीक्षा किसके आधार पर न्यायपालिका आपका करती है, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद कर सकते हैं भैया किसके द्वारा, आपका संविधान, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो कानून की समीक्षा करने के आधार पर जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका करती है क्या भैया, आपका न्यायपालिका की समीक्षा करने संविधान के अनुसार, ठीक है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका से पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में आपका वर्णित है भैया, किस भाग में, कार्यपालिका से विधायिका की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि किस सिद्धांत पर है, किस भाग में है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इस चीज को आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण सिद्धांत संविधान के किस भाग में आपका वर्णित है, तो बिल्कुल देखिएगा प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति तत्व है, या आपका 7वीं अनुसूची है। तो 7वीं अनुसूची की हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्या है आपका 7वीं अनुसूची, और इस 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों का ब्यौरा तो दिया ही रहता है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप 7वीं अनुसूची में क्या है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से पृथक्करण का सिद्धांत है, यानी कि संविधान किस भाग से आपका वर्णित है, तो आपका 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है।
नितिन सर की हैंड रिटेन बुक्स पढ़ सकते हैं, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, ज्योग्राफी, भारतीय राज्य व्यवस्था, मध्यकालीन इतिहास, केमिस्ट्री, इतिहास, फिजिक्स, इन सब सब्जेक्टों को पढ़ना है तो आप करिए डाउनलोड ऐप स्टडी 91 का, उसके माध्यम से पढ़िए, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से भी इसका आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट दिया है और ये सूची सेकंड दिया। सूची फर्स्ट आपका 124 है, फिर 105 है, 352 है, एक के बाद फिर 245 है। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना। ये अगर थोड़ा सा बात करेंगे 124 की, ठीक है, 124 और नागरिकता, ठीक है, नागरिकता आप बिल्कुल जरूर से जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल किस में आपकी बातें कर रहा है भैया, आर्टिकल कितना है भैया आपका 5, कितना आर्टिकल है भैया 5 है। ठीक है, आर्टिकल 352 ये आपका क्या करता है भैया, राष्ट्रीय यानी कि 352 आपका राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई इसको आप जरूर से जरूर आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आप एग्जाम में पुटअप कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिकाएं ने क्या किया था, क्या जारी किया था मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए। डिग्री चैनल का कर सकती है, या अध्यादेश जारी कर सकती है, या लेख जारी कर सकती है, या सूचना पत्र जारी कर सकती है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। यह कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने की न्यायपालिका ये आपका किस में नीत है भैया, न्यायपालिका आपका किस में नीत है। ठीक है ना, कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, तो आपको क्या हो जाएगा भैया, लेख जारी कर सकता है। क्या लेख जारी आपका कर सकता है, तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, संघराज क्षेत्र है और ये क्षेत्राधिकार है, ये आपका पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, या दमनदीप है, इधर केरल, बंबई, मद्रास, आपका कलकत्ता। तो फटाफट एक बार जल्दी से बता देना भाई क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो 3 4 1 2 आपका ये तो फिक्स है भैया, 3 4 1 2, ये 3 4 1 2 यानी कि पुदुचेरी का जो है आपका, हाँ पुदुचेरी की बात कर रहे हैं, पुदुचेरी क्या है आपका, यानी कि संघराज क्षेत्र है, यह आपका केरल क्षेत्र में आपका उच्च फैला है। अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो आपका कलकत्ता हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप, चलिए लक्षद्वीप हो गया। उसके बाद दमनदीप, तो 1 3 यानी कि 3 4 1 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए भैया। अगला क्वेश्चन कर आपका उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो प्रथम महिला न्यायाधीश भैया देखो जैसा कि आपको दिया है उसमें कौन है भैया, एम फातिमा बीवी, सुश्री एम फातिमा बीवी की हम बात करेंगे। सुश्री एम फातिमा बीवी जो है उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कर सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किस संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत की, आपात उपबंध, केंद्र संबंध, पंचायतें और नगरीय शासन। ठीक है, तो कह रहा सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से किस संबंध की संस्तुतियां आपका दिया गया है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई आप देख सकते हैं भैया किसमें आपका दिया गया है, तो क्षेत्रीय परिषदों को क्या करना, सक्रिय करना। क्षेत्रीय इसमें देखिएगा कह रहा सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित में से यह प्रस्तुत किया, तो बिल्कुल देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा भैया, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, सरकारिया आयोग यानी कि केंद्र राज्य संबंध, तो ये आपका कैसी सूची है आपका, यह आपका किस अनुसूची में कहा गया है आपका, तो 7वीं अनुसूची में। किसने भैया, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, किया, ठीक है, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंधों की बात। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे भाई, कह रहा अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण का स्रोत क्या है। अंतर्राज्यीय परिषदों के स्रोत का निर्माण बता दो भैया। निर्माण का स्रोत क्या है मेरे प्यारे भाई, जो आपका संवैधानिक है ना, संवैधानिक है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिषदों का निर्माण कैसा है भैया, आपका तो संवैधानिक है, इसको भी क्या करेंगे आप याद कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारिया आयोग की एक अग्रणी सिफारिश है, कौन सी अग्रणी सिफारिश है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो ये आपका किससे संबंधित होगा। ठीक है,
ये पूछा क्या है, कौन सी सरकारी आयोग की एक अग्रणी वो है, तो बिल्कुल बता दीजिएगा क्या नाम है इनका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, जो क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषदों को क्या करना, सक्रिय करना, यह आपका सरकारिया आयोग का क्या है भैया, एक अग्रणी प्रयास है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, आप बिल्कुल देख सकते हैं सरकारी आयोग की अग्रणी सिफारिश है, तो क्षेत्रीय परिषदों का सक्रिय करना। ठीक है, फिर देख रहा, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संविधान संशोधन द्वारा, तो आपको बिल्कुल पता होगा 24वां, 25वां, 42वां या आपका 24वां। 37 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, हाँ, तो केंद्र, और ये कह रहा आपका शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में क्या किया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो कौन सा संशोधन हो जाएगा भैया आपका, 42वां संविधान संशोधन। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन, और इसी के द्वारा जो है राज्य सूची का विषय था जिसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्यों को भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान करता है, यह किसकी सिफारिश पर किया जाता है। ठीक है, तो भैया बताइए, योजना आयोग है, किस वित्त, केंद्रीय वित्त आयोग है, वित्त आयोग है, या या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सही तरीके से सभी लोग जवाब दे सकते हैं भैया, तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या हो जाएगा भैया आपका, तो जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग आपको को आप लोग जानते हैं, वित्त आयोग, वित्त आयोग की बात किसमें किया गया है, आर्टिकल 280 में आपकी वित्त आयोग की बात किया गया है। ये आपकी योजना आयोग की बात, ये स्थापना कब हुआ था, 1952 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। और ऐसे वैसे क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बिल्कुल अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है, बताइए, संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या तो कितनी है भैया, 1977 में, 1902 में, 82 में, या आपका 89 में। ठीक है, संसदीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या आपका कितना है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन नंबर 39 बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कितना है ये आपका 100 यानी कितना है आपका, तो 97 है ना। संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी भैया, रटना मत और यह भूलना भी मत, क्या हो जाएगा भैया आपका सुडान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे भाई, केंद्र राज्य संबंधों का सुझाव निम्न में से किसने आपका दिया था। ठीक है, बिल्कुल देखिए, कह रहा आप केंद्र और राज्य संबंधों का सुझाव में से किसने आपका दिया था, कह रहा श्री कृष्ण आयोग, सरकारिया आयोग, खच्चर आयोग, या आपका कोठारी आयोग। बिल्कुल बताना मेरे प्यारे भाई, केंद्र संबंधों का सुझाव किसने आपका दिया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, तो बता रहे किसने आपका दिया था, सरकारिया आयोग। किसने भैया, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, तो आप जरूर से जरूर आप क्या करना फिर याद कर लेना। ठीक है, सरकारी आयोग की बात करें तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर केंद्र राज्य संबंधों से भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट एक से बढ़कर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ये देख लेते हैं, एक नई पहचान अपनी हिंदी के 200, सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। अगर आपको इस बुक को जो बुक लेना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्या करिए, बुक को आप मंगा सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी खास बात है इसमें आपको 5000 प्रैक्टिस प्रश्न भी है, 5000 अभ्यास प्रश्न भी है इसमें। ठीक है, तो इस बुक को अगर मंगाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, चलो तो चलिए दोस्तों, लगभग 14 क्वेश्चन को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से समाप्त किया है लगभग। ठीक है, तो ऐसे ही लगातार आप जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही दिवाली बनाइए, पटाखा बुलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन ये सिक्योर में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल 8 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और उसके बाद फिर आपसे बिल्कुल पता है 1 बजे आपकी क्लासेस होती हैं आपकी पॉलिटी की, तो ऐसे टाइम शेड्यूल पे आपकी क्लास बिल्कुल चलने लगेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, गुड बाय।